हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी लर्नर पर। फ्रेंड्स, हम लोग जैसे कि हमारे अतीत क्लास 6 हिस्ट्री के एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे। हमारे 6 चैप्टर हो चुके थे। आज हम चैप्टर 7 राज्य से साम्राज्य डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम इसे कैसे पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं। और उसके बाद हम जो सीटेट में क्वेश्चन पुटअप हुए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल सके कि इस चैप्टर से आपने क्या सीखा, कितना सीखा और जो सीखा है वो रेलेवेंट है या नहीं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि आप अगर पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएसटी की सीटेट में, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और बहुत ज़्यादा डीप में जाके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप तो कहानी की तरह पढ़ जाएंगे, पर आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि अरे इतने छोटे से पॉइंट से भी क्वेश्चन पुटअप हो गया, और फिर वहाँ आप कन्फ्यूज़ हो गए और आपके नंबर वहाँ पर कट गए। ठीक है, इस तरीके से अगर आपके साथ भी होता है तो अब से नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इतने अच्छे पॉइंट, जिन जिन पॉइंट से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो सारे ही पॉइंट लिए हुए हैं। एक से एक छोटी से छोटी बात भी ली हुई है। तो बस आप इस वीडियो को देखिए और प्लेलिस्ट में जाकर के और भी जितने वीडियो उनको देखिए, तो आप देख लेना, आप खुद डिफरेंस पाएंगे कि कितना अच्छी तरीके से इसे बताया गया है और कितने ही अच्छे नोट्स हैं। आप विश्वास इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने खुद भी 125 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं सीटेट में। मैंने 2 बार पेपर दिया है, एक बार डीएलएड अपीयरिंग में और एक बार उसके बाद, और दोनों बार ही मेरे 125 प्लस मार्क्स दोनों ही पेपर में आए हुए हैं। तो आप इन्हीं नोट्स के माध्यम से मैंने भी पढ़ा था, तो आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि क्या ये सिर्फ सीटेट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा डीप में जाके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इसमें छोटे छोटे पॉइंट भी लिए हुए हैं, तो आप भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उसमें हम लोग ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 बीसी तक था, और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 बीसी तक, और फिर महाजनपद काल 600 बीसी के आसपास हम पढ़ चुके थे। अब हम इसमें बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य की। ये चैप्टर मौर्य साम्राज्य के बारे में है, और लास्ट में थोड़ा सा इंट्रो दे दिया गया है मौर्योत्तर जो काल में जो छोटे छोटे राज्य वगैरह जो डेवलप हुए थे उनके बारे में बताया गया है। अच्छा, तो अब इसमें सबसे पहली बात बताई गई है कि जो राज्य है और साम्राज्य है इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो बताया गया है जो साम्राज्य होता है वो बड़ा होता है राज्य की तुलना में। राज्य की तुलना में जो साम्राज्य होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ऐसा एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पहली बार देखते हैं कि जब एक भारत, जो अपने भारत है उसको उसके बहुत बड़े एरिया को एक साम्राज्य हुआ, उसने अपने अधीन ले लिया, वो था मौर्य साम्राज्य। पहला साम्राज्य हम लोग कहते हैं इसे, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो साम्राज्य होते हैं वो बड़े होते हैं राज्य से, इसलिए उनको राज्य की तुलना में जो सेना है वो भी बड़ी रखनी पड़ती है, और अगर सेना बड़ी रखनी पड़ती है तो और भी जो संसाधन है वो भी ज़्यादा चाहिए होते हैं साम्राज्य को राज्य की तुलना में, और साम्राज्य को कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है राज्य की तुलना में। तो ये तीनों पॉइंट्स, सेना, संसाधन और अधिकारी, ध्यान रख सकते हैं, इसलिए क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि बस एक पॉइंट ध्यान रखते हैं यहाँ पे। अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि बस इतना ध्यान रखते हैं, पर आपको नहीं पता कि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए हर एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रख के चलनी है। मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर्स के एनालाइज किए हुए हैं। अभी मैं खुद आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्वेश्चन कितना डीप में जाके पुटअप हुए हैं इससे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे लिखा है मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो लगभग 2300 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अच्छा, इन्होंने किसकी सहायता से की थी? तो चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से की थी, जो कि बहुत बुद्धिमान थे, और उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 2300 साल पहले की थी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ पूछी जाती है कि चाणक्य या कौटिल्य की जो एक पुस्तक है उसका क्या नाम है? अर्थशास्त्र। इससे कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि अर्थशास्त्र पहली बात तो किसकी जानकारी देती है?
तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी देती है। ठीक है, और किसने लिखा है? चाणक्य या कौटिल्य। इनके दोनों नाम मिलते हैं। इनका एक नाम और है एनसीईआरटी में, हालांकि इसमें भी मेंशन नहीं है, आप ध्यान रख सकते हो। विष्णुगुप्त भी इनका ही नाम है। ठीक है, इनका एक और नाम विष्णुगुप्त भी है। तो इनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इतनी बात आप ध्यान रख सकते हैं। आगे जो मौर्य साम्राज्य है इसके कुछ प्रमुख नगर कौन कौन से हैं ये बताया गया है। तो पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। अच्छे से ध्यान रखना है, नगर तो बहुत विकसित हुए थे लेकिन 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। ठीक, अच्छा ये बात उसमें बताई गई है कि नगरों में कौन रहते थे। तो नगरों में जो व्यापारी होते थे, सरकारी अधिकारी होते थे और शिल्पकार होते थे, ये सब नगर में रहते थे। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ऐसा दे सकता है कि आपको दे दे कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे दे कि पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला मौर्य साम्राज्य के प्रमुख नगर थे। दूसरा स्टेटमेंट इस साम्राज्य में मतलब ये जो नगर होते थे इसमें आपको ये तीनों छोड़ के कुछ और भी दे दे, कुछ और मतलब दे दे कि ये लोग रहते थे, तो आपको लगेगा कि हाँ शायद रह सकते हैं, लेकिन नहीं। जो एनसीईआरटी मेंशन है हमें सिर्फ उसको ही सही करना है, क्योंकि सीबीएसई जो है वो उसको ही मानेगी। भले आप वो ऑप्शन जो दे रही है उसमें आपको लगे कि हाँ ये लोग भी नगर में रह सकते हैं, और आप वहीं कंफ्यूज कर जाएंगे अगर आपने इतना डीपली नहीं पढ़ा है, आपने सिर्फ नगर पढ़े। तो आपको ना एनसीईआरटी में जो चीज़ दी हुई है बस उसको ही प्रमुखता देनी, इसलिए मैंने कोई भी पॉइंट छोड़े नहीं हुए। आपको ध्यान रखना है कि नगरों में कौन व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार वगैरह रहा करते थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि जो उज्जैन है ये उत्तर से दक्षिण जाने वाले मार्ग में पड़ता था, और तक्षशिला जो है ये उत्तर पश्चिम से मध्य एशिया जाने के मार्ग में पड़ता था। इसको मैं इस मैप के माध्यम से आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये तक्षशिला है, ये तक्षशिला जो है ये कहाँ पड़ रहा है? जो उत्तर पूर्व से जो यहाँ पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से जो पूर्व की ओर मार्ग जा रहा है यहाँ पड़ रहा है। देखिए ये तक्षशिला। ठीक है, और उज्जैन कहाँ पड़ रहा है? उत्तर से दक्षिण की ओर ये जो मार्ग जा रहा है यहाँ देखिए ये पड़ रहा है उज्जैन। इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। तो देखिए बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ये। तो ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं। इसमें बताया गया है जो मध्य भारत था उस समय, जो मध्य भारत था, आज भी हम बल्कि देखते हैं, जैसे जो एमपी वाला एरिया है वो आज भी हम देखते हैं कि जंगलों से भरा हुआ है ना। तो तब भी ऐसा ही था कि मध्य भारत जो था वो जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ के लोगों की जीविका मेनली क्या थी? शिकार और संग्रहण। इसके पहले के चैप्टर में जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि इसी नर्मदा घाटी में ही जो शिकारी और संग्राहक बहुत साल पहले यहीं रहा करते थे। तो वही बात यहाँ पर भी है कि मध्य भारत मौर्य साम्राज्य के टाइम पे भी जंगलों से काफ़ी भरा हुआ था और यहाँ के लोग शिकार व संग्रहण करते थे। ठीक है, और अगर ये कहें कर के रूप में क्या देते थे तो राजा इनसे मांग करते थे हाथी, लकड़ी, मधु, मोम, इन सब की। ठीक है, आगे अच्छा इतना बड़ा साम्राज्य है तो बहुत सारे अधिकारियों की भी ज़रूरत पड़ती होगी। तो बहुत सारे जो अधिकारी थे वो अधिकारी क्या करते थे, अगर लोग कर नहीं दे रहे हैं या कोई और भी उन्होंने गलत काम किया है तो उनका क्या करते थे, उनको सजा देते थे। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी, जो मौर्य साम्राज्य में सजा होती थी वो काफ़ी कठोर होती थी। ठीक है, आगे जासूस भी राजा ने नियुक्त किए हुए थे जो पता कर पाएँ कि ये जो अधिकारी हैं ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं, जो नगर की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से सही चल रही है या नहीं, और संदेशवाहक भी हुआ करते थे। ठीक है, ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है। आगे प्रांत के गवर्नर बताया गया है कि जो प्रांत होते थे, अलग अलग प्रांत थे, जो कि हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो 4 ही थे, लेकिन जब अशोक राजा बनते हैं तो वो कलिंग युद्ध करते हैं और उसके बाद प्रांतों की संख्या 5 हो जाती है। ठीक है, तो इन प्रांतों में जो गवर्नर होते थे वो अक्सर कौन होते थे, जो राजकुमार होते थे वही इन प्रांतों के गवर्नर होते थे। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा,
तो जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि अर्थशास्त्र जो है ये चाणक्य या कौटिल्य की पुस्तक है। अच्छा, इसमें बहुत सारे विवरण दिए हुए हैं, जिसमें से एक विवरण ये भी है कि इन्होंने ये बताया है कि उस समय जो उत्तर पश्चिम भारत है वो कंबल के लिए फेमस था। ठीक है, ध्यान रखना है, उत्तर पश्चिम भारत कंबल के लिए फेमस था और जो दक्षिण भारत है ये सोना और कीमती पत्थर के लिए फेमस था। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिए, याद करते हुए चलिए, बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, जितना आप पढ़ेंगे, जितना याद करेंगे, उतना ही आप क्वेश्चन को वहाँ पर कर पाएंगे। नहीं तो कन्फ्यूज़न में होता ये है कि हमारा सही हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम भारत आपको पता होगा, उत्तर पश्चिम भारत कौन सा, ये वाला जो एरिया है। ठीक है, ये किस लिए, कंबल के लिए, और जो दक्षिण भारत है ये सोना और कीमती पत्थर के लिए फेमस था। अच्छा, एक और बात, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनके दरबार में मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वो भी आया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर से एक युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे। तो फिर सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को इनके दरबार में भेजा था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। इसमें उनके पुस्तक का नाम मेंशन नहीं, पर आप ध्यान रख सकते हो कि मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है, इंडिका। ठीक है, अब इसकी मूल प्रति तो अभी उपलब्ध नहीं है, मतलब अब इंडिका की जो मूल प्रति है वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो और भी उस समय के जो इतिहासकार थे उन्होंने इसके स्टेटमेंट दिए हुए हैं बीच बीच में, तो इस वजह से पता चल जाता है कि इंडिका में मेगास्थनीज ने क्या लिखा हुआ था। ठीक है, तो मेगास्थनीज का विवरण बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं कि मेगास्थनीज ने ये बोला है ना, इस तरीके से अपनी किताब में मेंशन किया है। तो इसके किताब के एक एक पॉइंट जो इन्होंने बताया हुआ है एनसीईआरटी मेंशन है, एक एक बात ध्यान रखनी। पहली बात तो इन्होंने बताई कि जो सम्राट है, मतलब जो उस समय सम्राट है वो क्या करते हैं, सोने की पालकी में चलते हैं। ठीक है, सम्राट जो है वो किसमें, सोने की पालकी में चलते हैं और हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं, मतलब महिला अंगरक्षिकाएं होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। फिर अंगरक्षक, अब इनमें जो अंगरक्षक होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। इसमें बताया गया है कि दो तरीके से अंगरक्षक होते हैं। एक जो होते हैं वो हाथियों पे, कुछ होते हैं जो हाथियों पे सवार होते हैं। ठीक है, अब उनके जो हाथी होते हैं ये सब सोने चांदी से अलंकृत होते हैं। ठीक है, और कुछ जो होते हैं अंगरक्षक, दो टाइप के अंगरक्षक हैं। तो कुछ अंगरक्षक ऐसे होते हैं जो पेड़ों को लेकर के चलते हैं। ठीक है, पेड़ों को लेकर के चलते हैं। अब इन पेड़ों के चारों तरफ क्या होता है, प्रशिक्षित तोतों का झुंड होता है। मतलब इन्हीं पेड़ों में प्रशिक्षित, मतलब सिखाए हुए जो तोते होते हैं, जो मतलब जो वो लोग सिखाते हैं वही वो बोलते हैं। ठीक है, तो उनका झुंड होता है इन पेड़ों पर। और जैसे ये पेड़ों को लेकर के चलते हैं तो यही जो तोते बैठे होते हैं इसमें, ये सम्राट के सिर के चारों तरफ, सम्राट का जो सिर है उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। एक बार फिर से इसको समझते हैं। मेगास्थनीज ने, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है, इसने बताया कि सम्राट जो है वो सोने की पालकी, ध्यान रखना सोने की पालकी में चलते हैं। हो सकता है सोने की जगह कुछ और आपको दे दे, तो ध्यान रखना सोने की पालकी में चलते हैं और हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हैं महिला अंगरक्षिकाएं होती हैं जो इनकी रक्षा के लिए होती हैं, हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं, यही जो सम्राट होते हैं। दूसरी बात, अंगरक्षक जो होते हैं ये दो टाइप के इसमें बताए गए हैं। एक जो हाथियों पे कुछ लोग सवार होते हैं, जैसे राजा चल रहा है तो उसके साथ में हाथियों पे सवार होकर कुछ चल रहे हैं, और वो जो हाथी होंगे वो सोने चांदी से खूब मतलब अलंकृत। ठीक है, और कुछ अंगरक्षक क्या होंगे, वो पेड़ों को लेकर के चलते हैं। अब पेड़ों को लेकर के आपको लग रहा होगा पेड़ को लेकर के जो क्यों चल रहा है, क्योंकि इन पेड़ों पर प्रशिक्षित जो तोते हैं उनका झुंड रहता है। मतलब उनको ऐसे तोते नहीं, नॉर्मल नहीं, उनको मतलब ट्रेनिंग जो दी जाती है, ट्रेंड बिल्कुल तोते जो होते हैं, तो वो इनके चारों मतलब ये जो पेड़ होते हैं इसमें झुंड बना के रहते हैं। तो जब ये चलते हैं पेड़ लेकर के, तो यही जो तोतों का झुंड होता है ये सम्राट का जो सिर होता है उसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये सब पॉइंट आपको लग रहा होगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, और इनसे क्वेश्चन इनसे ही बनते हैं। ठीक है, हो सकता है 4 स्टेटमेंट दे दे
कि सम्राट जो है वो सोने की पालकी में चलते थे। दूसरा दे दे कि हथियारबंद पुरुषों से घिरे रहते थे। तीसरा दे दे कि जो अंगरक्षक हैं वो पेड़ों को लेकर के चलते थे जिन पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड होता था। तो अब ऊपर से दे दिया कि इसमें से सही स्टेटमेंट छाटिए, तो दूसरा गलत हो जाएगा जो कि हमने बोला कि हथियारबंद पुरुषों से घिरे होते थे। तो आप इतने डीप में क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब अगर आपने इतना नहीं पढ़ा, आपने नॉर्मली बस ये सारे मेगस नहीं जाए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप फिर अगर ये क्वेश्चन आया ना तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे वहीं पर ही कि सच में पेड़ों को लेकर के चलते थे या प्रशिक्षित तोतों का झुंड होता था, क्या ये बात सच है? ऐसे भी बन सकता है कि हो सकता है पूरा स्टेटमेंट दे दे, इतना बड़ा, मतलब आप तो देखते ही होगे सीटेट में कि इतना बड़ा क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा होता है, ये देख के ही आपको लगे अरे भगवान क्या आ गया। तो पूरा स्टेटमेंट कई बार उठा के एनसीईआरटी का दे देते हैं आपको और फिर पूछते हैं कि किस पुस्तक में लिखा है। तो ध्यान रखना है या किसने ये बात बताई है, किसकी पुस्तक में ये बात मेंशन है। तो मेगास्थनीज की इंडिका में ये बात मेंशन है, ठीक है। और इन्होंने देखो एक तो सम्राट के बारे में बताया, दूसरा इन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में बताया जो कि आधुनिक क्या है, पटना है। और इन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में क्या बताया, इन्होंने बताया कि एक विशाल और खूबसूरत नगर है। जो पाटलिपुत्र है वो विशाल और खूबसूरत नगर है, विशाल प्राचीर है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। ध्यान रखना है, दिया हुआ है, क्वेश्चन बन सकता है कभी भी। तो 570 बुर्ज हैं जिसमें और 64 द्वार हैं इस पाटलिपुत्र में। अच्छा, पाटलिपुत्र में जो है वो 2 से 3 मंजिला घर बने हुए हैं जो कि किससे बने हुए हैं, मोस्टली लकड़ी और कच्ची ईंट से, ठीक है। लकड़ी और कच्ची ईंट से बने 2 से 3 मंजिला घर हैं। और क्या बताया गया है, राजा का जो महल है, राजा का महल किससे बना है, काठ से बना है। हो सकता है आपको दे दे कि इसी में स्टेटमेंट कि पाटलिपुत्र के बारे में निम्न से क्या सही है क्या नहीं, तो उसमें दे सकता है आपको कि राजा का महल पत्थरों से बना हुआ था या पक्की ईंटों से, तो नहीं, काठ से बना हुआ था, ठीक है। काठ से बना हुआ था जिस पर पत्थर की नक्काशी की गई थी। ये सब बातें किसने बताई हैं, मेगास्थनीज ने बताई हैं, ठीक है। और एक और बात बताई कि ये चारों तरफ उद्यान से घिरा है जिस पर चिड़ियों का बसेरा है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें, सब बातें अच्छे से ध्यान रखनी है, इनसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं आगे हम लोग बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर किसने शासन किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार ने, ठीक है। और फिर उसके बाद अशोक ने, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक। ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है बिंबिसार से। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन में बिंबिसार भी होता है, तो वो बिंबिसार अलग है, ठीक है, वो हर्यक वंश से रिलेटेड है, ठीक, ये नहीं है। ध्यान रखना है बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार जो है वो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद वो बैठे और फिर उसके बाद अशोक, ठीक। चलिए अब अशोक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कई बार क्वेश्चन, अशोक मेनली जितने अपने राज्य के लिए फेमस नहीं है उतना अपने धम्म के लिए फेमस है। इस बात को भी ध्यान रखना, ये बात एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उतना फेमस नहीं है जितना कि अपने धम्म के लिए। अभी हम इनका धम्म पढ़ेंगे, इनका धम्म क्या था अशोक का, ठीक है। ये मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अशोक कौन थे, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ये पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता को संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अभिलेखों का डिस्कशन हम पहले के चैप्टर में कर चुके हैं, जो कि कठोर सतह पर जो लेख लिखे जाते थे, है ना, उसी के माध्यम से इन्होंने जनता को संदेश पहुंचाने की कोशिश। ये पहले शासक थे, इनसे पहले के शासक उन्होंने ये नहीं सोचा, लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि जनता को अगर हमें संदेश पहुंचाना है तो उसके लिए हमें अभिलेखों का प्रयोग करना चाहिए। और ऐसे इन्होंने बहुत सारे अभिलेख बनवाए, ठीक है। हमें अभी थोड़े से अभिलेखों का आगे डिस्कशन करेंगे, देखेंगे भी। अच्छा, इनके जो ज़्यादातर अभिलेख हैं, वैसे तो इनके अभिलेख आपको कई लिपियों में मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर अभिलेख आपको ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में मिलेंगे, ज़्यादातर अभिलेख, ठीक है। अभी हम आगे अभिलेख जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा से अलग हैं वो कौन कौन से अभिलेख हैं,
ठीक है। अच्छा, एक और बात बताई गई कि जो ब्राह्मी लिपि है, इस लिपि से भारत की भाषाओं की कई सारी लिपियाँ डेवलप हुई हैं, जैसे देवनागरी, बांग्ला, मलयालम, तमिल। तो ध्यान रखना है, देवनागरी, बांग्ला, मलयालम और तमिल, ये इन लिपियों का विकास अगर हम देखें तो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। इसमें देखिए कुछ एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया हुआ था कि देखिए छोटा आ जो है उसको किस तरीके से देवनागरी में ऐसे बनाते हैं, और आरंभिक ब्राह्मी में देखिए इस तरीके से, लगभग देख रहे हैं आप मिलता जुलता ही है ना, बस हमने ऐसे कर दिया। फिर आगे ये बांग्ला में देखिए इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। और मलयालम में भी देखिए इस तरीके से ऐसे करके गया है, तो मलयालम में भी ये आ ऐसे बनाते हैं। और तमिल में ऐसे करके कुछ बनाया गया है, देखिए अगर ये आ के तरीके ही है थोड़ा सा, तो यही बताया गया है कि आरंभिक ब्राह्मी ऐसी थी और इसी से ही लगभग देवनागरी, बांग्ला, मलयालम और तमिल जैसी लिपियों का विकास हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए समझना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पेपर इससे ही आता है। आपको भले लगे कि थोड़ा बोरिंग है या फिर बहुत ज़्यादा डीप में है, लेकिन क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं तो आप क्या करेंगे। और आजकल हर एग्ज़ाम में यही ट्रेंड चला हुआ है कि आपको ऐसा नहीं है कि बस एक क्वेश्चन दे दिया और 4 ऑप्शन ऐसे दे दिए, इस तरीके का अब नहीं होता है। अब ऐसा होता है कि आपको 4 ऑप्शन देंगे तो, लेकिन फिर उसके बाद सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे इन चारों में से। मतलब आपको डीप नॉलेज की डिमांड अब हर एग्ज़ाम में हो रही है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इसे। अब ये यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। आगे जब ये चैप्टर स्टार्टिंग हुआ था, तो स्टार्टिंग में ही एनसीईआरटी में बात मेंशन है कि मतलब कुछ जो बच्चा है वो देखता है कि नोट पर ये शेर के निशान किसके बने हुए हैं, है ना, तो इस तरीके से है। तो ये जो है ये सारनाथ स्तंभ का जो शीर्ष भाग है वही ये हम देखते हैं कि नोट वगैरह में बना होता है। और ये किसने बनवाया था सारनाथ स्तंभ? तो अशोक ने बनवाया था, ठीक है। और अब इसमें इनकी मेन संरचना की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो 4 शेर बने हुए हैं, जो कि पीठ एक दूसरे की तरफ पीठ करे हुए। ये आपको 3 दिख रहे होंगे, 1, 2 और 3। इसके जस्ट पीछे भी एक है, ठीक है। तो कई बार कंफ्यूजन के लिए आपको दे देता है कि इसमें कितने शेर बने हुए हैं, तो 4 शेर बने हुए हैं, ठीक है। ये 4 शेर हो गए। फिर उसके बाद जो निचला भाग है, ये देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ है, अशोक चक्र, ठीक है। ये अशोक चक्र बना हुआ है। अब अशोक चक्र के अगल बगल भी आपको ये देखिए जानवर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जानवर कौन कौन से हैं? हालांकि ये जो है ये एक्स्ट्रा पॉइंट में बता रही हूँ, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर ध्यान भी रख सकते हैं क्या वो मतलब क्या जाता है, थोड़ा ही सा तो है। और इसको बहुत अच्छी ट्रिक से मैं बताऊंगी। जो इसके आसपास जो जानवर बने हुए हैं वो 4 जानवर, पहले तो कितने जानवर हैं? 4 जानवर हैं। कौन कौन से? घोड़ा, बैल, हाथी और सिंह, ठीक है। घोड़ा, बैल, हाथी और सिंह, ठीक है। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? हेलो से याद कर सकते हैं। हॉर्स, एलिफेंट, लायन एंड ऑक्स, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं। अब इसमें अशोक की कलिंग विजय के बारे में बात की गई है। कलिंग क्या था? तो कलिंग था ये तटवर्ती उड़ीसा का जो भाग था उसको हम कलिंग कहते थे, ठीक है। अभी आगे शायद इधर मैप में बना होगा, 1 मिनट। हाँ, ये देखिए ये बना हुआ है ना, कलिंग। तो यही जो तटवर्ती उड़ीसा का जो भाग था उसको हम क्या कहते थे? कलिंग। तो अब कलिंग विजय के बारे में बताया गया है। तो ये कब अशोक ने करी थी? तो अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, ठीक है। ध्यान रखना है कलिंग विजय कब की थी अशोक ने? तो राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद की थी, ठीक है। आगे अच्छा, इसमें इन्होंने जब ये युद्ध लड़ा तो इन्हें काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि इसमें कई लाख लोग बंदी बनाए गए, कई लाख लोग मतलब मारे गए, 1.5 लाख लोग लगभग बंदी बनाए गए, 1 लाख लोग मारे गए, और इतना भारी रक्तपात हुआ कि इनका हृदय विचलित हो गया वो देख करके। मतलब इतना खून खराबा देख करके उन्होंने ये सोच लिया अशोक ने कि अब वे युद्ध कभी नहीं करेंगे और सिर्फ धम्म का पालन करेंगे और उसकी ही शिक्षा देंगे। इसीलिए
इतिहास में अपनी विजयों के लिए नहीं बल्कि अपने धम्म के लिए विख्यात हैं, फेमस हैं। ठीक है, तो देखेंगे इनका धम्म क्या है। तो एक्चुअली इन्होंने ये बताया है कि जिस तरह एक पिता मतलब अपने पुत्र को शिक्षा देता है, उसी तरीके मतलब मैं प्रजा के पिता के रूप में उसे शिक्षा दूंगा, मतलब उसी से ही प्रेरित इनका धम्म था। इनका धम्म मेनली नैतिक सिद्धांतों पर आधारित था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि पूजा हो रही है या कर्मकांड हो रहा है, इसे डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन पुटा हुआ है। ये अभी दिखाते हैं आपको, ये देखिए अशोक के धम्म के विषय में पूछा गया है, इसमें भी पूछा गया है, आगे भी देखिए अशोक के धम्म से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, तो काफ़ी अशोक के धम्म से रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट ध्यान रखते हुए चलना है। तो बताया कि इनका जो धम्म था वो नैतिक सिद्धांतों पर आधारित था कि हमें क्या अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, और किससे प्रेरित था? बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। ठीक है, बुद्ध के उपदेशों से काफ़ी प्रेरित थे और इनका धम्म भी इससे ही प्रेरित था। आपने खुद अगर बौद्ध धर्म के बारे में पिछले ही चैप्टर में डिस्कस किया था कि उसमें भी यही बताया गया है कि हमें आदर करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं जानवरों का भी करना चाहिए, है ना। मतलब ये सब जो अच्छे अच्छे आप नैतिक उपदेश कह सकते हैं, इनका ही संग्रह अशोक का धम्म भी था। ठीक है, इसमें पूजा की कोई जगह नहीं थी। ऐसा नहीं था कि कोई देवता या देवी की पूजा की जाती हो धम्म में, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ना ही इसमें कर्मकांड की जरूरत थी। अच्छा, कर्मकांड की जरूरत क्यों नहीं थी, इन्होंने इस पर क्यों बल दिया? क्योंकि कई बार होता था इनके साम्राज्य में, अशोक के साम्राज्य में, जो नौकर होते थे, जो दास होते थे, उनके साथ लोग बहुत गलत व्यवहार करते थे, और जो जानवर होते थे उनकी लोग क्या करते थे? बलि दिया करते थे। तो ये इनको अच्छा नहीं लगता था। ये सोचते थे कि मतलब समाज में काफ़ी ये गलत बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए, इसलिए इन्होंने धम्म की शिक्षा देने हेतु जो है धम्म महामातों की भी नियुक्ति की थी। किसकी नियुक्ति की थी? धम्म महामात की नियुक्ति की थी। ठीक है, धम्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। आगे इन्होंने धर्म के प्रचार हेतु कहाँ पर, जैसे कि एनसीईआरटी में मेंशन है, ध्यान रखना, सीरिया, ग्रीस और मिस्र, सीरिया, ग्रीस और मिस्र में दूत भेजे थे, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे इन्होंने धर्म प्रचार हेतु अपने क्या पुत्र का नाम क्या है? महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इन दोनों को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ये बात भी ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन बनते हैं इससे। अच्छा, इनके धम्म में किसकी जगह थी? तो सहिष्णुता। मतलब ये ऐसे बोलते थे कि हमें सिर्फ ये नहीं है कि अगर हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो हम दूसरे के धर्म को नीचा दिखाएं। मतलब अपने धर्म को ऊपर दिखाने के चक्कर में हमें किसी दूसरे के धर्म को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि इन्होंने एक और बात कही कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के चक्कर में दूसरे धर्म को नीचा दिखा रहा है तो एक्चुअल में वो अपने ही धर्म को नीचा दिखा रहा है। ठीक है, ये बात भी इन्होंने कही थी। तो इन्होंने सहिष्णुता पर बल दिया। और इनके धम्म में और क्या क्या बात कही गई कि हमें दास, नौकर, जो हमसे बड़े हैं, जो जीव हैं, उन सब का हमें आदर करना चाहिए, ब्राह्मण और श्रमण को दान देना चाहिए। ठीक है, ये सब बातें इन्होंने कही। अच्छा, एक यहाँ पर एनसीईआरटी में ये बना हुआ है। ठीक है, देखा होगा, ये स्तंभ का शीर्ष हिस्सा है, मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। ये कहाँ मिला है? रामपुरवा बिहार में। ठीक है, रामपुरवा बिहार में। तो ये उत्कृष्ट पॉलिश वाले वृषभ की मूर्ति, ठीक है, ये रामपुरवा बिहार में मिली है और अब राष्ट्रपति भवन में रखी गई है। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे इसमें बताया गया है कर और नजराने में क्या डिफरेंस होता है। तो कर जो होता है वो नियमित रूप से लिया जाता है, जबकि नजराना जो होता है वो स्वेच्छा से लिया जाता है। मतलब स्वेच्छा से लोग उसे देते हैं, और अनियमित रूप से कई बार हो जाता है, जब भी संभव हो तो दे दिया जाता है। जबकि कर का है कि वो नियमित रूप से लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया।
अच्छा, इसमें कुछ प्रांत के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन था, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिए हैं, चाहे तो ध्यान रख सकते हैं चाहे तो नहीं भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए जितने एक्स्ट्रा होता है कुछ अगर तो मैं बता देती हूँ कि आप ध्यान रख पाएँ कि एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिफर करता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसकी थोड़ी बात आई हुई होती है तो इस वजह से मैं लिख देती हूँ। तो इसमें 5 प्रांतों की बात की गई जो मौर्य साम्राज्य में थे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, प्राची या प्राची और कलिंग। कलिंग तो अशोक ने जीता था, बाद में पहले 4 ही थे, ठीक है। तो इनकी राजधानी एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने लिखा हुआ है कि उत्तरापथ की कौन सी थी, तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, उत्तरापथ की तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती की उज्जैनी, प्राची या प्राची की पाटलिपुत्र और कलिंग की तोसली, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। आगे हम लोग आएंगे लगभग 22, अब देखिए चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुका था, लास्ट में थोड़ी सी बातें दी गई थी तो मैंने लिख दी हैं। लगभग 2200 वर्ष पूर्व मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया था, पतन हो गया था, ठीक है। और इसके स्थान पर कई अन्य जगहों पर नए राज्यों का उदय हुआ। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो मौर्य साम्राज्य था उसने बहुत बड़े पार्ट पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, ठीक है, तो इस वजह से इसको साम्राज्य कहा गया। लेकिन जब अशोक के बाद के हम राजा देखते हैं तो वो उतने सक्षम नहीं थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो साम्राज्य है इसमें जो कभी भी आप कभी भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप ये बात हमेशा देखेंगे कि जब शासक उतने योग्य नहीं होते हैं तो साम्राज्य में जो और भी लोग होते हैं वो छोटे छोटे एरिया में अपने अपने छोटे छोटे से जो है वो वंश स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहदत्त, उसका जो एक सेना नायक था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, तो उसने वहीं पर शुंग वंश की स्थापना की। लेकिन क्या शुंग वंश पूरे भारत में था जैसे कि मौर्य साम्राज्य, तो नहीं, उस समय कई विदेशी भी आए, ठीक है, कई विदेशी वंश आए और कुछ जो थे वो देसी भी थे जैसे कि शुंग, कण्व, ठीक है। ये यहाँ पर मध्य भारत में डेवलप हुए, उत्तर तथा मध्य भारत में, जैसा कि आप देखिए मैप में देख पा रहे होंगे कि ये देखिए शुंग वंश, ये मतलब इधर वाला एरिया आप देख सकते हैं, शुंग, फिर इसके बाद कण्व आए, ठीक है। और यही वो समय था जब और अलग अलग जगह पर और अलग अलग शासक शासन कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कुषाण एम्पायर दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इनके आने का क्रम क्या है इन विदेशियों का, ये भी यहाँ कहीं लिखा होगा, हाँ, तो इनका क्रम ध्यान रखना है। तो पहले हिंद यवन आए, कौन आया, हिंद यवन, फिर शक आए, फिर पल्लव आए, फिर कौन आया, कुषाण आए, ठीक है। सबसे पहले कौन, हिंद यवन शासक आए हैं, फिर शक, पल्लव, कुषाण, बार बार बोलिए, हिंद यवन, शक, पल्लव, कुषाण, ठीक है। अब ये पहलव है, ठीक है, पल्लव नहीं है, पल्लव वो अलग है जो साउथ में हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तो इनके आने का क्रम, ये विदेशी जो आक्रांता हैं इनके आने का क्रम ध्यान रखना है कि इन्होंने कैसे कैसे अपने भारत में अपने अपने साम्राज्य स्थापित किए, ठीक है, जिसमें शक की कई सारी शाखाएं आपको देखने को मिलेंगी। एक्चुअली इसमें ना इतना डीप में बताया नहीं गया है, ठीक है, बस हल्का सा इतना ही बताया गया है कि जो पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत था यहाँ पर हिंद यवन शासकों का शासन था, ठीक है, और पश्चिमोत्तर, उत्तर, पश्चिम, पश्चिमोत्तर ये वाला एरिया देख रहे हैं आप कुषाण एम्पायर, ठीक है, और उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, मतलब ये शक की हमने बताया ना कई सारी शाखाएं थी यहाँ पे, तो वहाँ पर शकों का शासन था, कुषाणों का मेनली यही एरिया आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये एक के बाद एक आए हैं, ठीक है, और बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत बहुत सालों तक रहे, इस तरीके से बात ध्यान रखनी है कि ये सब मौर्योत्तर मतलब मौर्य उत्तर मतलब मौर्य काल के बाद के ये सब साम्राज्यों की बात करी गई थी, क्योंकि भाई अब एक साम्राज्य तो रह नहीं गया, मौर्य काल के बाद के जो छोटे छोटे वंश, छोटे छोटे राज्य हैं उनकी बात की गई, क्योंकि साम्राज्य तब था मौर्य के समय। उसके बाद जब ये विघटन हुआ तो कई जगह छोटी छोटी शक्तियों ने अपना वो स्थापित कर लिया, जैसे कि सातवाहन वंश की हम बात करें तो ये वाला एरिया सातवाहनों का था, ठीक है, ये 2100 साल पहले स्थापित, बस इतनी बात कही गई सातवाहनों के बारे में। और देखिए यहाँ पर ये सातवाहनों वाला एरिया हमने आपको बताया, और ये देखिए यहाँ पर ये जो शक वाला एरिया ये है, तो सातवाहनों और शक के क्या होते थे, कई बार युद्ध होते थे, ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं
बस इतनी ही बात बताई गई। थोड़ा एरिया आप देख लीजिए कि ये इधर वाला जो है ये सातवाहन वाला एरिया, कुषाण वाला ये एरिया है। शक की कई सारी ब्रांचेस थी, ठीक है, अलग अलग। अगर आगे चैप्टर्स में होगा तो हम उसे डिस्कस भी करेंगे अच्छे से, ठीक है। और हिंदी यवन शासक जो थे मेनली इस साइड थे, और इनके आने का क्रम बस आपको ध्यान रखना, हिंदी यवन, शक, पल्लव और कुषाण, ठीक है। अब वाकाटक वंश भी 1700 साल पहले स्थापित हुआ था, ठीक है। वाकाटक वंश भी 1700 साल पहले स्थापित हुआ था, ये बात ध्यान रखनी है। ये वाकाटक वंश था, ये भी जो था ये भी दक्षिण साइड ही था, ठीक है। आगे दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पहले और भी कुछ डेवलप हुए। कौन कौन से? चोल, चेर और पांड्य। ये देखिए, ये चोल यहाँ पर, ये वाला, ये जो चोल हो गए यहाँ पर, ये चेर वाला एरिया था, और पांड्य, चोल, चेर और पांड्य ये देखिए, तो ये इतने से ही एरिया में तीनों थे, ठीक है, चोल, चेर और पांड्य। ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाएंगे कि 2200 से 1800 साल पहले, तो हाँ 2200 से 1800 साल पहले भी था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जब हम मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं तब वहाँ पर भी हम इनका फिर से नया उदय हम देखते हैं, ठीक है। तो और 1500 साल पहले पल्लव और चालुक्य, इनका शासन स्थापित हुआ। तो बस जितना दिया गया उतना ध्यान रखना है। चोल, चेर, पांड्य 2200 से 1800 साल पहले, और 1500 साल पहले आप क्या ध्यान रखेंगे? पल्लव और चालुक्य। ये सब दक्षिण भारत के राजवंश है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों में, बस एक ही तिथि है, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी। आगे हम लोग देख रहे हैं, इसमें अशोक के जो हैं ये अभिलेख बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ से मिले हैं। एक्चुअली दिया तो सिर्फ ये मैप ही था, जिसमें ये रेड पॉइंट आपको जितने दिख रहे हैं यहाँ पर अशोक के क्या मिले हैं? लेख मिले हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। उसमें कई सारे जो हैं वो अभिलेख हैं, कुछ हैं स्तंभ लेख हैं, ठीक है, कुछ शिला लेख हैं, कुछ गुहा लेख हैं। तो इस तरीके से कई सारे लेख हैं, जिसमें से ये जो रेड पॉइंट वाले हैं ये कहाँ कहाँ पर हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया था कि इस मैप को देखो, बताओ कि भारत से बाहर कितनी जगह पर ये मिले हुए हैं। तो आपसे कई बार पूछा जाता है, पूछा जा सकता भी है कि जैसे ये कांधार है, ये कांधार से जो अभिलेख मिला इसको शेरेकुना अभिलेख या शरेकुना अभिलेख भी कहते हैं, शरेकुना, ठीक है। ये कहाँ से मिला है? तो ये कांधार और लंपक, ये देखिए ये वाला एरिया, ये कहाँ पड़ रहा है? अफगानिस्तान में। पहले तो ध्यान रखना है कांधार और लंपक ये कहाँ है? अफगानिस्तान में मिले हैं। दूसरा ये शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ठीक है, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये पाकिस्तान में, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखनी है। कांधार लंपक हो गया हमारा अफगानिस्तान वाला एरिया, शाहबाजगढ़ी मानसेहरा हो गया हमारा पाकिस्तान वाला एरिया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब एक और बात है कि ये जो कांधार या शरेकुना अभिलेख है ये दो लिपियों में द्विभाषी है। इसका हम डिस्कशन पहले के चैप्टर में एक बार आया भी हुआ है, हमने पढ़ा है उसके बारे में कि कांधार अभिलेख जो है ये द्विभाषी है या द्विभाषी क्या, दो लिपि में है। अच्छा, आपको पता है भाषा और लिपि में डिफरेंस क्या होता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जैसे कि हम लोग जैसे हिंदी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी बोल रहे हैं, जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन कभी आप व्हाट्सएप वगैरह में चैट कर रहे हैं तो आप कैसे लिखते हैं? आप इस तरीके से लिखते हैं कि इस तरीके से मैं, है ना, इस तरीके से। जबकि आप बोल ये वाला मैं रहे हैं, मतलब बोल आप हिंदी रहे हैं, एक्चुअली बोल आप मैं रहे हैं, आई नहीं बोल रहे हैं। जैसे इंग्लिश में तो इसका आई हुआ, लेकिन आप उसको हिंदी में MAI करके लिख रहे हैं। तो आपने जो लिपि लिखी है इंग्लिश वाली, तो ये लिपि तो देवनागरी नहीं है, है ना। तो ये लिपि तो कौन सी है? अंग्रेजी भाषा वाली जो रोमन लिपि होती है वो है, ठीक है। लेकिन हम लोग बोल हिंदी भाषा रहे हैं, तो समझ आया ना कि हम कोई भी भाषा अलग अलग लिपि में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं लिख रही हूँ आई वेंट टू कानपुर, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। अगर हम हिंदी वाली लिपि में देवनागरी में लिखना चाहेंगे तो आई ऐसे लिखेंगे, जबकि बोल हम इंग्लिश रहे हैं। समझ आया ना लिपि, भाषा और लिपि में डिफरेंस। तो
वही चीज़ है कि गांधार में जो मिला है अभिलेख वो यूनानी व अरामेक 2 लिपियों में ध्यान रखना है, यूनानी और अरामेक। ठीक है, आगे जो शाहबाजगढ़ी मानसेहरा जो पाकिस्तान में दोनों मिले हैं, इन दोनों की लिपि आपको ध्यान रखनी खरोष्ठी लिपि है। ठीक है, आगे जो कलसी उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, कलसी ध्यान रखना कहाँ पड़ता है, ये कलसी देखिए ये उत्तराखंड में है, मेरठ यूपी में पड़ रहा है। ठीक है, टोपरा हरियाणा में, टोपरा कहाँ पड़ता है, हरियाणा में, बहापुर दिल्ली में। ठीक, ये सब ध्यान रखना है, कलसी उत्तराखंड, मेरठ यूपी, टोपरा हरियाणा और बहापुर दिल्ली। ये इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे वहाँ हमने ये भीमबेटका वगैरह पढ़ा था, तो इसमें आपको उत्तर से दक्षिण की ओर लगाने के लिए आ गया था 4 स्थल आपको। तो इस वजह से हो सकता है इसमें से भी कुछ एक दे दें आपको, 4 दे दें और उत्तर से दक्षिण लगाने को कह दें, तो इसलिए इतना डीपली से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है कि कलसी कहाँ पर पड़ता है जहाँ पर जो अशोक के हैं वो अभिलेख मिले हुए हैं, तो कलसी कहाँ है, उत्तराखंड में, मेरठ यूपी में, टोपरा हरियाणा, बहापुर दिल्ली हमने पढ़ लिया। अब हम देख रहे हैं लुम्बिनी, तो लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, ये नेपाल में पड़ता है। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि बिहार में कौन कौन से हैं। तो देखिए ये रामपुरवा और लौरियाराज ध्यान रखना ये बिहार में मिले हैं। ठीक है, आगे ये देखिए सारनाथ और कौशाम्बी, ये कहाँ पर है, ये अपने यूपी में। आगे गुर्जर, रूपनाथ और सांची, ये देखिए रूपनाथ, ये गुर्जर, ये गुर्जरा अभिलेख कहते हैं, ये सांची हो गया। ठीक है, ये सब कहाँ आपको मिल रहे हैं, ये सब मिल रहे हैं एमपी वाला एरिया, पता ही होगा ये एरिया जो है वो एमपी वाला एरिया है। ठीक है, पनगुररिया भी दिख रहा होगा यहाँ कहीं, ये भी कहाँ है, एमपी में है। ये चारों ध्यान रखने हैं एमपी में कौन कौन से, गुर्जर, रूपनाथ, सांची और पनगुररिया, ये एमपी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इसमें बताया गया है 2 आपको ध्यान, एक तो गुजरात से एक याद रखना है सिर्फ गिरनार, ये यहाँ पर। ठीक है, धौली जौगढ़ आपको उड़ीसा से ध्यान रखना है, ये धौली और जौगढ़। आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा कुछ है या इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो हो सकता है आपको 4 या 5 इसमें से ही नाम दे दे और इसमें से 4 नाम दे, एक अलग से दे दे और कह दे इनमें से किसमें नहीं मिला है। तो इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इतना डीप अगर अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, नहीं तो पास तो कोई भी हो जाता है, लेकिन हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देना चाहिए और अच्छे मार्क्स हमेशा ही। देखिए कभी भी ना पता नहीं होता है कि कब कौन सा ये लोग रूल बदल दें किस उसमें, है ना, कभी अभी तक नहीं है सीटेट के मार्क्स की कोई वैल्यू, आगे कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा बेस्ट करो, बेस्ट दो, तभी आप आगे सेलेक्ट होगे। ठीक है, आगे देखो सोपारा आपको ध्यान रखना है कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। ये देखिए साफ साफ दिख रहा है ये महाराष्ट्र वाले एरिया है ये, तो यहाँ पर सोपारा आपको ध्यान रखना है। फिर सन्नाटी, मस्की और ब्रह्मगिरी, सन्नाटी, मस्की और ब्रह्मगिरी ये कहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये कर्नाटक में पढ़ रहे हैं। और एक लास्ट में एरगुडी या येरागुडी आप ध्यान रख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश में पढ़ रहा है। तो ये सारे प्लेसेस 1 से 2 बार आप पढ़िए, आपको याद हो जाएंगे, समझ आ जाएंगे। मैप में मैंने दिखाई दिया है, कभी उत्तर से दक्षिण लगाने को आ सकता है, तो अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी इनकी भाषाओं के बारे में एक बार हम और डिस्कस कर लेते हैं। हमने बताया था आपको ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये जो कांधार वाला जो अभिलेख है जो सरेकुना बोला था, वो 2 लिपियों में है, यूनानी और अरामेक। और शाहबाजगढ़ी मानसेहरा जो पाकिस्तान में भी हम देखा था वो खरोष्ठी ध्यान रखेंगे। और लघमान जिसको लंपक भी कहते हैं, ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा था अफगानिस्तान वाले एरिया में। और लघमान और तक्षशिला से जो मिले हैं वो अरामेक लिपि में, किसमें है, अरामेक लिपि में। तो ये सब ध्यान रखना है। आगे हम लोग आते हैं, अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सीटेट 2024 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी हमारे लिए। लिखा निम्न में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है। लिखा इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, तो बिल्कुल सही बात है। इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित है, ये भी हमने अभी आपको बताया था। और लिखा है
लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की थी। अब यहाँ देखिए, बौद्ध भिक्षुओं की नहीं, धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। आप अगर नॉर्मली पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे सब सही है ना, ये लगा देते हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि लोगों को शिक्षा देने के लिए अशोक ने किसकी नियुक्ति की थी? धम्म महामात्रों की। तो इसमें केवल ABC सही हो जाएगा। समझ आया ना? तो इतना डीप में मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इतने डीप में क्वेश्चन आते हैं और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं अगर आप मेरे से पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, बताया मैंने, मोस्टली अभिलेख इसमें ही लिखे गए। लिखा है आधुनिक भारत की लिपियां जैसे देवनागरी, बांग्ला, तमिल, इन सब का विकास अभी हमने पढ़ा था किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। आगे हम लोग आते हैं, अशोक के, ये सब देखिए क्वेश्चन पुट अप हुए सीटेट 2022 के, ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, जो लास्ट में लिए है मैंने। आगे, अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे। बताइए ये बात सही है? बिल्कुल नहीं सही है। अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे, ये बात सही है। मतलब कि ए गलत है और बी सही है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अगर सब पसंद आ रहा हो, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ है और इसी तरीके से आपको बहुत ही यूजफुल वीडियो आगे भी मिलने वाले हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। आगे देखिए, अगर आपको जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताया करिए, कमेंट जरूर किया करिए, कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती थी। बिल्कुल सही बात है। और सम्राटों के पास बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी होते थे। बिल्कुल सही। अब आपको उस समय लग रहा होगा शायद कि अरे इससे क्या क्वेश्चन बना है, पर बना ना क्वेश्चन, तो इसलिए ध्यान रखना है। तो क्या हो गया, यहाँ पर दोनों ही सही हैं। ठीक है, और अब व्याख्या है कि नहीं ये देख लीजिए। तो देखिए, दोनों एक दूसरे से संबंधित भी हैं कि ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती थी। तो यहाँ पर ए और दो दोनों सही हैं और इसकी ये सही व्याख्या है, ये हो जाएगा। आगे देखेंगे, अशोक ने अपने अभिलेखों में यह सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी काम के नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, ये सुझाव दिया। मौर्य वंश के साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे तथा कभी कभी विवाद और पशुबलि तक पहुंच जाता था। विवाद जो था वो पशुबलि तक पहुंच जाता था। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमने अभी आपको पहले बताया भी कि साम्राज्य में कई सारी कुरीतियाँ थी, इस वजह से ही उन्होंने ये लोगों को शिक्षा देते थे। ठीक है, अब बताइए, अगर आपने इतना डीपली मेरे से नहीं पढ़ा है तो आप कैसे कर पाएंगे वहाँ पे? आप पहला तो कर देंगे, आप ज़्यादा नोट्स के चक्कर में शॉर्ट नोट्स। आपको मैं एक बार बता दूँ, कभी भी ना किसी सक्सेस को पाने का कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता है। ठीक है, आप हाँ लास्ट मोमेंट पे आप जाकर रिवाइज करने के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं उसे, लेकिन आपको पढ़ना हमेशा डीपली ही होगा, क्योंकि जब आपकी समझ होगी ना तभी आज के एग्ज़ाम के हिसाब से मैं बता रही हूँ। मतलब वैसे तो आप पहले क्या होता था कि आपको एक सीधा सा पूछ लिया गया, 4 ऑप्शन दे दिए गए, आपको सीधे आंसर कर देना, लेकिन अब ऐसा पूछा ही नहीं जाता है। अब आपको बहुत डीप में जाके पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में बिल्कुल उसकी प्रकृति सब बदल रही है, आप समझने पर फोकस करिए। ठीक है, क्योंकि आज सबको पता है, इतने छोटे छोटे के आंसर सबको पता है, लेकिन आपको कैसे पूछा जाएगा? डीप में जा करके। आगे देखिए, तो क्या हमने बताया कि ये दोनों ही सही हैं, और कारण है कि नहीं? तो बिल्कुल कारण है, तभी तो ये कारण था, जितना धर्मों का अनुसार विवाद और पशुबलि ये सब होता था, तभी तो ही इन्होंने सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी का काम का नहीं। तो कारण भी है। ठीक है, दोनों सही हैं और सेकंड फर्स्ट का कारण है। इस तरीके हमारा ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी जल्दी हम इसे कवर करेंगे, और तब तक के लिए जय श्री राम।